वेलकम जी, आपका थर्सडे लेक्चर सवाल और जवाब लेसन्स ऑफ लाइफ। आम आदमी शादी करे तो हो सकता है शादी के बाद डिप्रेस्ड हो जाए, तो हो सकता है डिप्रेशन का मरीज शादी करे तो ठीक हो जाए। तो ये मुमकिन है कि बाज़ दफ़ा डिप्रेसिव पर्सनैलिटी हो और वो शादी करे तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है या शादी नाकाम हो सकती है। दोस्तों, आप चाहते हैं कि नई नई वीडियोस जो आ रही हैं वो आपको मिलती रहे, वक्त पे मिलती रहे। माइंड साइंसेज ऑफिशियल के हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए, जो लाइव वीडियोस आ रही है उसके बारे में फौरन मालूमात मिल जाए। वेलकम जी, आपका थर्सडे लेक्चर सवाल और जवाब लेसन्स ऑफ लाइफ। कई सालों से मैं डॉक्टर मोइज़ हाजिर हूँ, उरूज भी मौजूद है। आपके सवालात आएँ हमारे पास #आज डॉक्टर मोइज़ मुख्तलिफ वीडियोस पे और हमारी पोस्ट पे। कुछ लोगों ने डायरेक्ट ईमेल भी हमें की है, वंडरफुल। ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो भी सवाल हो। बल्कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप वॉइस मैसेज भी हमें भिजवा सकते हैं। बाज़ लोगों के लिए लिखना मुश्किल है तो वॉइस मैसेज आप भिजवा दें हमें, ठीक है जी। तो इब्तिदा करते हैं, उरूज से कहता हूँ उरूज स्टार्ट करें जी। उरूज #Ask Dr. Moiz. Sir, please make videos on soulmates and twin flame with Islamic reference. Ariba Aslam. वालेकुम अरीबा, एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को समझाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसका रेफरेंस आपको आसानी से रिलीजन में नहीं मिलता। एक बात जो रिलीजन में बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि ये कई उलमाए कराम और ख़ासकर सूफिया कराम इस बात को कहते हैं कि इस ज़िंदगी में कुछ लोग जिनके साथ आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, चाहते हैं एक दूसरे को, ये वही टीम थी, ये वही लोग थे जो आलम अरवा में आप लोग रूहें जो आपस में एक दूसरे को जानती थी, उनके दरमियान एक ताल्लुक़ था। वही इस दुनिया में जब आती है तो इस तरह का ताल्लुक़ उनको पता नहीं होता कि हमारा ताल्लुक़ था पैदा होने से पहले, मगर एक अजीब व गरीब किस्म का एक ताल्लुक़ बन जाता है, एक उनसियत बनती, एक प्यार होता है, एक कनेक्शन फील होता है जिसको कहें। मगर इसका रेफरेंस बड़ा मुश्किल है बनाना, और चूँकि नहीं है तो फिर गलत नहीं बना सकते, वरना कुछ और बन जाएगा। ट्विन फ्लेम और सोलमेट का कॉन्सेप्ट जो बेसिक है, जो आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में या जो मगरिब में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जी आपके एक ऐसा शख्स जो आपका पार्टनर था, आपका मेट था, मतलब एक फ्लेम के दो हिस्से, ट्विन फ्लेम, ये पैदा होने से पहले आलम अरवा में थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे ज़रा से बात करूँगा। मगरिब में ये चीज़ें बड़ी मानी जाती है। वजह इसकी है कि वहाँ इंसान तन्हा है, रिलेशनशिप्स चलते नहीं हैं, तो लोग ये समझते हैं कि जी हमें अपना सोलमेट नहीं मिला, आई एम लुकिंग फॉर माई सोलमेट। तो ये ऐसी चीज़ें जो जिनको बयान करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज रेफरेंस कहाँ से लाएंगे आप? कोई बहुत बड़ा आलिम दीन हो इस्लामिक, वो शायद इस पे बात भी ना करे। अगर ऐसी कोई बात है तो बात भी ना करे। कुछ चीज़ें पर्दे में रखी गई वो ज़्यादा बेहतर है। इसकी एक वजह बताऊँ। हिंदुइज़्म के अंदर जो आवागवान का कॉन्सेप्ट है, रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी ये कहा जाता है कि जब आप इस वक्त दुनिया में हैं और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपके पिछले जन्म और इस जन्म के दरमियान एक पर्दा है। वो पर्दा इसलिए कि पिछले जन्म में जिन लोगों को आपने हिसाब देना था, पैसा देना था, ज़्यादती की थी, इस जन्म में वो मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में आपके सामने आएंगे। तो आपको पता नहीं होगा कि पिछले जन्म में ये शख्स जो था, ये इसके साथ मेरा ताल्लुक़ रहा था, अच्छा या बुरा। क्योंकि अगर पता चल जाए तो रिश्तों में प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती आपकी। तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट तरीके से, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट का है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, मगर इस पर ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। थैंक यू। #Ask Dr. Moiz. सर, डिप्रेशन का पेशेंट शादी करे तो सक्सेसफुल होगा या नहीं? शाजिया अख्तर। देखें, आम आदमी शादी करे तो हो सकता है शादी के बाद डिप्रेस्ड हो जाए, तो हो सकता है डिप्रेशन का मरीज शादी करे तो ठीक हो जाए। मगर बहरहाल ये तो मजाक था। डिप्रेशन किस किस्म का है? अगर तो क्लिनिकली डिप्रेस्ड है, जिसमें ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस है, तो फिर इलाज के साथ साथ शादी की जा सकती है। शादी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, शादी निभानी पड़ती है। जो शख्स डिप्रेस होता है उसमें से अक्सर जो डिप्रेस पर्सनैलिटी होती है उनके ऊपर कोई आप जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। वो डिप्रेशन में उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते, अदा नहीं कर सकते।
तो ये मुमकिन है कि बाज़ दफ़ा डिप्रेसिव पर्सनैलिटी हो और वो शादी करे तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है या शादी नाकाम हो सकती है। अलबत्ता साइकाइट्रिस्ट से रुजू करें, चेक करवाएं और ये भी डॉक्टर से पूछे कि क्या ये शख्स शादी कर सकता है। शादी तो कर सकता है, मगर क्या शादी निभेगी, शादी के बाद डिप्रेशन बढ़ जाएगा, या फिर वो जो हुकूक है बीवी के या शौहर के वो पूरा अदा हो सकते हैं कि नहीं। और साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन भी हो सकते हैं और निभ भी सकती है शादी। सारा डिपेंड करता है विल के ऊपर। थैंक यू। #Ask Dr. Moiz। सुपर हीरो आप उस टॉपिक पर बात करें जिसकी कोई बात नहीं करता। अक्सर लोग दूसरों की मदद करते हैं लेकिन कोई ऐसी मदद नहीं करता कि जिसकी वजह से जिस बंदे की मदद की जा रही है वो किसी की मदद करने के काबिल बन जाए। मिसाल ये ज़कात का क्या मतलब है, जिसको ज़कात दे रहे हैं वो खुद ज़कात देने के काबिल बन जाए अगले साल। नौशीन, थैंक यू वेरी मच। सुपर हीरो कौन है मुझे नहीं पता, बट आपने शायद मुझे सुपर हीरो का। थैंक यू। देखें, इस पे मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ। माशरा जो तब्दीली ला सकता है वो ये ला सकता है कि आप ज़कात से लोगों को अपलिफ्ट करें। हम नॉर्मली ज़कात दे देते हैं ताकि किसी का भला हो जाए, मगर हमारे गुरुजी कहा करते थे कि एक शख्स आपके पास भूखा आता है, आप उसे मछली देते हैं, वो रोज़ आ जाता है। मछली देने की बजाय उसको डोर दे दें, कांटा दे दें और उसको सिखा दें मछली कैसे पकड़ी जाती है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी का ये जो मसला है खुराक का या उसके रिस्क का वो खुद ही सॉल्व कर दे। हम ज़कात देते हुए कि इस बात को मद्देनज़र नहीं रखते। पर्पस ज़कात का ये है कि अपलिफ्टमेंट हो लोगों की। एक शख्स जो आज ज़कात ले रहा है, आज उसको ज़कात दे दें, अपनी सारी ज़कात एक शख्स को देकर उसको कोई कारोबार कर दें, कोई ठिया लगवा दें, कुछ ऐसा काम कर दें जिससे उसका रोज़गार चले, और उस रोज़गार में अगर वो नेक नियति से काम करता है, उसमें बरकत हो, अल्लाह बरकत देता है, नियत अच्छी हो तो कल एक वक्त आएगा जब वो ज़कात देगा दूसरों को। ये हमारे माशरे में नहीं है। हम क्या करते हैं, भाई ठीक है 1 लाख रुपए ज़कात है, 10,000 इस इदारे को दे दिए, 5,000 इसको दे दिए, 2,000 इसको दे दिए। इस तरह ज़कात बांट दी जाती है। बुराई नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसे शख्स की कि जिसको आप अपलिफ्ट इतना करें कि कल वो ज़कात देने वाला बन जाए, उसके लिए आपने सेलेक्ट करना होगा। और सेलेक्ट करके उसकी सिर्फ पैसे नहीं देने, उसको इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करनी है, उसको कोशिश करनी है कि उसको समझा सके कि भाई तूने ये काम करना है, इस तरह करना है, ये मैं तुझे रिसोर्सेज देता हूँ, ज़कात एज अ रिसोर्स देता हूँ, ये पैसा दे रहा हूँ, तूने ये दुकान किराए पे लेनी है, ये माल रखना है, मैं हर महीने चेक करूँगा आके कि तू कैसे काम कर रहा है। अगर इस तरह 1-2 साल तक आप उस शख्स के ऊपर उसको हेल्प करें, उसकी काउंसलिंग करें, उसको मैनेज करना सिखाएं, तो हो सकता है 2 साल के बाद वो ज़कात देने के काबिल बन जाए। जिस तरह एक बीज डालने के बाद छोटा सा पौधा निकलता ना, उसको 2-3 साल आपने उसकी हिफाजत करनी होती है, तेज़ हवा से नीचे ना गिर जाए, कुत्ते बिल्ली उसको ख़त्म ना कर दे, गिरा ना दे, लोग उसके ऊपर चल के ख़त्म ना कर दे, दबा ना दे। इसी तरह अगर आप किसी को अपलिफ्ट करते हैं तो उस पर आपने तवज्जो और ध्यान देना होगा, उसकी मावनत करनी होगी। थैंक यू। #Ask Dr. Moiz। सर, मैं एक सिंगल मदर हूँ, मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ में। मेरे 2 बेटे हैं, उनकी बड़ी फ़िक्र रहती है कि मैं उन्हें किस फील्ड में डालूँ कि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों अच्छा हो, जिसके एक 1st ईयर में है और एक 7th में। नौशीन, देखिए नौशीन, सबसे पहले तो ये चेक करें कि आपके बच्चे के अंदर किस किस्म की फितरती या कुदरती सलाहियत है ना। अगर आप उसके अगेंस्ट प्रोफेशन में डालती है तो वो प्रोफेशन में तो चला जाएगा, मगर एक अच्छा इंसान ना बन सके, यानी पुरसुकून ना हो ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी में कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा, तजाद में रहेगा। तो उसका एक बेस्ट तरीका ये है कि बच्चों को गूगल पे मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट करवाएं। एक ये टेस्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, और देखें कि आपके बच्चे क्या स्कोर किस इंटेलिजेंस में ज़्यादा है। 9 किस्म की इंटेलिजेंस होती है, उसमें एक मैथमेटिकल या लॉजिकल होती है, एक म्यूज़िकल होती है, एक पीपल स्मार्ट होती है, एक सेल्फ स्मार्ट होती है। उसके बाद देखें कि सबसे ज़्यादा स्कोर जिसमें आता है उस इंटेलिजेंस का कौन कौन सा प्रोफेशन है वो चेक करें। उस लिहाज से अगर बच्चे को उस फील्ड में डाला जाए, उस करियर की तरफ डाला जाए, तो वो बच्चा ज़िंदगी के अंदर काम भी करेगा, कामयाब भी होगा और ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी।
हमारे यहाँ कोशिश ये होती है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। जिस तरह सूट का ट्रेंड चल रहा होता है कि गर्मी में फरा का लॉन आया, फरा ट्रेंड है, इस किस्म के बेल बॉटम होंगे, इस किस्म की कट होगी। इसी तरह करियर में भी ट्रेंड चलता है। किसी ज़माने में डॉक्टर बड़ा मशहूर था, इंजीनियर बहुत मशहूर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लोग स्पोर्ट्स में भी जा रहे हैं, एथलेटिक्स में भी जा रहे हैं, वो भी बड़ा कामयाब प्रोफेशन है। लोग एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जा रहे हैं, शोबिज़ में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जा रहे हैं, और सबसे नया ट्रेंड जो है सोशल मीडिया का है। तो लोग जो सोशल मीडिया में महारत हासिल करते हैं वो भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मगर प्रोफेशन चूज़ करने से पहले देख ले बच्चे की इमोशनल लेवल किस से नेचुरल है। अगर वो है तो वो बहुत कामयाब होगा। और साथ IQ का टेस्ट भी करा दीजिएगा, वो भी गूगल पे फ्री अवेलेबल है। थैंक यू। #Ask Dr. Moiz। मेरा सवाल ये है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट सीखना है, इसमें मेरी रहबरी फरमाइए। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद याकूब, इंडिया। मोहम्मद याकूब, इंडिया से एक तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, इंडिया से आपने मैसेज किया हमको। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा आसान फार्मूला तो ये है, ये बड़ा स्पिरिचुअल फार्मूला है। आप दूसरों के लिए टाइम निकालें, आपके लिए खुद ब खुद टाइम निकल आएगा। और मज़हबी हवाले से कहते हैं कि अल्लाह को टाइम दे दें, कुछ यानी अल्लाह के लिए टाइम निकाले, अल्लाह के बंदों के लिए टाइम निकाले, आपके लिए टाइम निकल जाएगा। टाइम मैनेज करना मुश्किल नहीं है, प्रायोरिटाइज नहीं करते हम अपनी ज़िंदगी में अपने कामों को। प्रायोरिटाइज, अगर सुबह उठते ही ये डिसाइड कर ले पहला कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है, तो आपके सारे काम हो सकते हैं। हम बेसिकली वो काम पहले करने की कोशिश करते हैं जो सबसे आसान हो, और जो सबसे मुश्किल है उसको पीछे डालते हैं। अब पीछे डालते हैं तो उसको डिले करते हैं और वो बोझ बढ़ता रहता है। तो एक प्रिंसिपल तो ये कि ईट द फ्रॉग फर्स्ट, जो काम सबसे मुश्किल हो उसको सबसे पहले करें। रात को सोने से पहले एक लिस्ट बनाने का कल क्या क्या करना है। भैया अगर ये काम कर लेना आपका टाइम मैनेज हो जाएगा 100%। रात को लिस्ट बना ले, सुबह कितने बजे कितना कितने करना है, तो इस तरह आसान हो जाएगा टाइम मैनेज करना। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट ये है कि टाइम की अहमियत को समझें, टाइम की कदर करें। टाइम इंसान को या तो आबाद करता है या बर्बाद करता है। एक ज़ख़म ऐसा होता है जो वक्त उसको नासूर में तब्दील करता है, और एक ज़ख़म ऐसा होता है कि वक्त जिसको बिल्कुल हील कर देता है, गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कभी ज़ख़म था। तो ये टाइम जहाँ दोस्त है वहाँ बहुत बड़ा दुश्मन भी। टाइम की अहमियत को समझे। वल असर में, सूरह असर में अल्लाह ताला ने डिफ़ाइन किया इसको कि इंसान अगर वक्त को ना समझा, उसकी अहमियत को ना समझा, तो फिर ज़िंदगी उसकी बेकार है, नुकसान में। देखिए, एक किसान वक्त पे बीज ना डाले, वक्त पे पानी ना डाले तो फल नहीं मिलेगा, पौधा नहीं मिलेगा। इसी तरह हर काम वक्त पे करना चाहिए। ये जो आपको नमाज के औकात हैं, अल्लाह ताला क्यों चाह रहा है? बेसिकली नमाज पढ़ने का मतलब है टाइम मैनेज करना। स्कूल जाने का टाइम होता है, होमवर्क करने का टाइम होता है, खाने का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है। तो अब आजकल के ज़माने में टाइम मैनेजमेंट हमसे इसलिए नहीं होती कि हम अपने आप को ही मैनेज नहीं कर पा रहे, अपनी प्रायोरिटीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो अहमियत है जिन चीज़ों को, उनको नहीं दे रहे। तो ये चंद बातें आपको बताइए दोस्त, अप्लाई करें और दुआ करें कि मैं उरूज इंडिया आए। बड़ा शौक़ है उरूज को भी इंडिया आने का। तो अल्लाह करे हालात बेहतर हो, इन मुल्कों के दरमियान मोहब्बत प्यार दोस्ती हो तो हम इंडिया आ सके। थैंक यू वेरी मच। #Ask Dr. Moiz। Sir, please specify about the breathing exercise, for how many times and how long we can do this exercise. Thanks, R. Rashid। राशिद साहब, मेरे ख्याल में आप ऑल्टरनेट नेज़ल ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आपने स्पेसिफाई नहीं किया। कपाल भट्टी है, शीताली है, सितकारी है, अनुलोम विलोम में कई चीज़ें, बट मेरे ख्याल में आपका मतलब है ऑल्टरनेट नेज़ल ब्रीदिंग। तो ये आप कर सकते हैं। कम से कम इसको 10 मिनट करनी चाहिए अगर इसका अफेक्ट आपको चाहिए। इस टेक्निक को ट्रैंकुलाइज़र भी कहते हैं, यानी इतना पुरसुकून असर देती है इंसान को 10 मिनट में, जैसे इंसान ने एक ट्रैंकुलाइज़र ली हो। तो इसका तरीका बड़ा सिंपल है। इसको बंद करें, लेफ़्ट को राइट से सांस लें, राइट को बंद करें, लेफ़्ट से सांस निकालें, लेफ़्ट से सांस लें, राइट से सांस निकालें। रोकनी नहीं है सांस, बस राइट से लेनी है, लेफ़्ट से निकालनी है, लेफ़्ट से लेनी है, राइट से निकालनी है, और इस तरह 10 मिनट करें। पूरी तवज्जो सांस के निकालने और लेने पर करें। 10 मिनट के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बादलों में हैं, आप हवाओं के अंदर हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। दूसरा, सवाल से पहले #AskDrMoiz ज़रूर लिखें, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और सच्ची बात है इतने कमेंट्स होते हैं कि बड़ा मसला हो जाता है हमें तो पढ़ना भी। जो पढ़ते हैं उनका जवाब ज़रूर देते हैं, ये तो हमारे अंदर एक है कि हम सवाल का जवाब ज़रूर देते हैं। हम वर्कशॉप्स की इब्तिदा कर रहे हैं, लाइव वर्कशॉप्स की इब्तिदा कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।